बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, मैंने डिसाइड किया कि ये चैप्टर अगर आप सही तरह से गो थ्रू करना चाहते हैं, सही तरह से अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं इस चैप्टर की, तो क्यों ना हम इस चैप्टर में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो वेक्टर से रिलेटेड है, हम इसी एक लेक्चर में सारों को एक साथ पढ़ लें। तो ये कुछ टर्म्स आगे जाकर आएंगी, कुछ टर्म्स जो है वो कहीं पर आएंगी, लेकिन मैंने उनको कंपाइल करके एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है ताकि हम उनको एक ही लेक्चर में समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली टर्म। सबसे पहली टर्म है पैरेलल वेक्टर्स। जैसे कि ये टर्म आप लोगों ने पहले भी सुनी हुई है। सिंपल अगर इसको हम डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो यही इनके लिए शर्त है कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि विच आर इन सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये दो वेक्टर्स बनाऊं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इसमें एग्जांपल में वेक्टर ए भी एक्स एक्सिस में है और वेक्टर बी भी एक्स एक्सिस में, तो फिर मैं कहूंगा ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की, तो पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान हम कहते हैं कि एंगल 0 डिग्री है। जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो, हम कहते हैं कि उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है। इसी तरह एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इसके लिए एक शर्त थी पैरेलल के लिए। इक्वल वेक्टर्स के लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, वेक्टर्स which have same magnitude, as well as same डायरेक्शन। देख लीजिए स्टूडेंट्स, वहां सिर्फ एक शर्त थी कि भाई डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहां डायरेक्शन सेम होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड सेम होना भी जरूरी है। यानी कि अगर मैं आपके सामने दो वेक्टर्स ड्रॉ करूं ए और बी, और ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर बी है, दोनों ही एक्स एक्सिस में। अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन वेक्टर बी के बराबर है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि टेल की लेंथ भी वेक्टर बी के बराबर है, इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हम कहेंगे ये अब इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। आप देख सकते हैं एंगल अभी भी 0 डिग्री ही बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि हर इक्वल वेक्टर लाजमी बात है कि पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल की शर्त इक्वल में भी आ रही है, सेम डायरेक्शन वाली। तो हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये पैरेलल है लेकिन इक्वल नहीं है, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें। अब जरा देखते हैं तीसरे टाइप का वेक्टर। तीसरे टाइप के वेक्टर को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका ऑपोजिट बनता है ये। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो जरा देखिए, दीज आर द वेक्टर्स व्हिच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल देखते हैं जी। ये देखिए, अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो वेक्टर ए है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जबकि वेक्टर बी है नेगेटिव एक्स एक्सिस में है।
इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे वेक्टर्स हैं, ये बिल्कुल एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स में एंगल अगर आप देखें तो याद रखिएगा एंगल कहलाता है 180 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो एंगल कितना होगा जी, 180 डिग्री। तो ये है हमारे पास पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब जरा देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया एंटी पैरेलल होने के लिए एक शर्त है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब नेगेटिव वेक्टर के लिए दो शर्तें। पहली चीज, नेगेटिव वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which have same magnitude but opposite direction। देख लीजिए हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड, नंबर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन तो पहले भी था, लेकिन अब एक और शर्त जो ऐड हुई है वो है सेम मैग्नीट्यूड की। तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम रखना है हमने। ये एक वेक्टर देखें और ये एक वेक्टर देखें, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? जी तकरीबन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है वेक्टर के टेल की। ये ए है वेक्टर, ये वेक्टर बी है। और मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ अगर आप देखें एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हुई। तो हम इसमें कहेंगे कि ए बी का नेगेटिव वेक्टर बनता है, और यहां पर हम थीटा अभी भी 180 बोलेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, वो बात यह है कि जो हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल लाजमी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑपोजिट डायरेक्शन की शर्त है वो इसमें भी है। तो ये बिल्कुल वैसे जैसे पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स हैं, इसी तरह एंटी पैरेलल और नेगेटिव वेक्टर है। तो हर नेगेटिव एंटी पैरेलल होता है, लेकिन हर एंटी पैरेलल नेगेटिव नहीं होता। तो जरा देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है कोलीनियर वेक्टर्स। लीनियर वर्ड लिखना है एक लाइन से। लीनियर का वर्ड निकला है कहां से? लाइन से। अगर कुछ वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हो तो वो कोलीनियर हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये देखिए, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, और ये एक वेक्टर है सी। अब ये इन वेक्टर्स को वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को अगर हम देखें तो एक ही लाइन के ऊपर ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन है, इस लाइन के ऊपर वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी की है और वेक्टर सी भी है। इसका मतलब वेक्टर ए, बी और सी आपस में क्या हुए? कोलीनियर, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है। तो यहां से इनके डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर कोलीनियर वेक्टर्स, कि व्हिच लाइज ऑन सेम लाइन। एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होने हम कोलीनियर वेक्टर्स बोलते हैं। इसी तरह कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर में ये वर्ड निकला है प्लेन से, तो आप समझ ही गए होंगे कि वो वेक्टर्स जो कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हो, उन्हें हम बोलते हैं कि वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्लेन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आसान अल्फाज में ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है। हर वो वेक्टर जो इस प्लेन के ऊपर आएगा वो कोप्लेनर होगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, हमारे पास ये एक वेक्टर है ए, ये भी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है। ये एक वेक्टर बी है, ये भी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है। ये एक वेक्टर सी है, ये भी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर है।
ये एक वेक्टर डी है, ये भी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये सारे के सारे वेक्टर्स जो लेक्चर के स्टार्ट से अब तक मैंने बनाए वो सब के सब व्हाइट बोर्ड के प्लेन के ऊपर आ सकते हैं। इन्हें बोलते हैं कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। तो यहां पर हम इनको डिफाइन करेंगे कि which lies on same plane। लेकिन स्टूडेंट्स अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो प्लेन के ऊपर नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड जो है एक वेक्टर हो, तो ये जब तक ये यहां पर आएगा ये एक प्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर होंगे सारे के साथ। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसे आ जाए बीच में, तो ये वेक्टर अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो इस डायरेक्शन में, और अगर मैं इसको ऐसे थोड़ी ना ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर ये कोई वेक्टर इस प्लेन से बाहर है तो फिर वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा बाकियों के साथ। तो ये देखिए जी हमारे पास 7th टर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट, को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि नाम बता रहा है कि वो वेक्टर्स which have same initial point। ऐसा वेक्टर जो वो वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। मिसाल के तौर पर ये देखिए जी हमारे पास ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। स्टूडेंट्स इन तीनों वेक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनकी जो टेल है वो एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं बोलूंगा कि ये को इनिशियल है, यानी कि ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद देखिए जी हमारे पास एक और टर्म है को टर्मिनस वेक्टर्स। टर्मिनस का मतलब होता है टर्मिनेट होना, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। वेक्टर कहां खत्म होता है? हेड पर। तो को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होंगे कि जिनका वेक्टर्स which have same टर्मिनल पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इस सूरत में ये तीनों वेक्टर्स जो हैं इनके हेड जो कि इनका टर्मिनल पॉइंट बनता है, एंडिंग पॉइंट बनता है, वो एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं कहूंगा कि ये कैसे वेक्टर्स हुए? ये को टर्मिनस वेक्टर्स हुए। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज अ नल वेक्टर। देखिए जब हमने स्केलर्स की बात की थी, डिजिट्स की बात की थी, तो डिजिट्स में सबसे कम मैग्नीट्यूड का डिजिट था 0, जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं था। इसी तरह जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स का भी कोई ना कोई 0 तो होना चाहिए। जब हम वेक्टर्स में 0 की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो एक नल वेक्टर है। तो व्हाट इज अ नल वेक्टर? अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 0, whose magnitude is 0। आपको याद है मैग्नीट्यूड को कौन शो करता है वेक्टर के अंदर? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वेक्टर की टेल। अब मैग्नीट्यूड तो 0 है तो टेल 0 होगी। जब किसी वेक्टर की टेल ही ना हो तो क्या उसको बनाया जा सकता है? वो तो बनेगा ही नहीं। तो फिर हम ऐसे वेक्टर को अगर बना नहीं सकते तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? चलो मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि 0 है, लेकिन जब तक वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बताते तब तक तो वेक्टर वेक्टर ही नहीं होता। तो फिर इसकी डायरेक्शन हम सपोज कर लेंगे। हम कहेंगे कि भाई सपोज कर लो इसकी कोई डायरेक्शन है, जो कि हम कह देंगे आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मींस फर्जी डायरेक्शन है। तो याद रखिएगा अ नल वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 and has an arbitrary direction। arbitrary का मतलब है
फर्जी डायरेक्शन। फर्जी क्यों हमने फर्ज किया? क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन फर्ज करनी ही थी, क्योंकि अगर डायरेक्शन फर्ज नहीं करेंगे तो हम वेक्टर कैसे कहेंगे। अब हमारे पास नल वेक्टर कहां से आता है जी, इसकी एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है इसकी कि सम ऑफ ए वेक्टर एंड its negative vector is a null vector। तो देखिए जी, एक वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो हमारे पास जो बचेगा वो नल वेक्टर होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक वेक्टर a है और एक वेक्टर उसका ही नेगेटिव है तो आपको पता है ना इसका आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन स्टूडेंट्स वेक्टर्स का सम तो वेक्टर आना चाहिए, तो फिर 0 नहीं लिख सकते, 0 तो स्केलर डिजिट है। तो हम कहेंगे कि भाई 0 नहीं बल्कि 0 के ऊपर वेक्टर का निशान डालेंगे। अब ये कोई आम 0 नहीं है, ये एक 0 वेक्टर है जिसे मैंने क्या नाम दिया है, नल वेक्टर। तो अगर मैं इस मार्कर पर दो ऑपोजिट फोर्सेस लगाऊं, एक 10 न्यूटन इधर को फोर्स लगाएगी, एक 10 न्यूटन इधर को फोर्स लगाएगी, लेकिन दोनों फोर्सेस कैंसिल करेंगे, ये मूव नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, तो आप बोलेंगे 0 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो ये था हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर से इंपॉर्टेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो ये है कि नल वेक्टर हैज नो फिजिकल डिस्क्रिप्शन। आप इसको फिजिकली बना नहीं सकते भाई, जिस चीज की टेल ही नहीं उसको कैसे बनाएंगे। तो मैं ये पूछता होता हूं वो कौन सा वेक्टर है जिसको हम फिजिकली ड्रॉ नहीं कर सकते, तो नल वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये हो गए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक आखिरी वेक्टर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो है इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल इनके लिहाज से, और वो है यूनिट वेक्टर। तो अभी जरा डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम जरा देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इन सारी टर्म्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। जरा तवज्जो से सुनिएगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे कि यूनिट नाम से पता चल रहा है, यूनिट किसे बोलते हैं, यूनिट का मतलब होता है 1। जब भी कोई चीज एक हो तो हम कहते हैं वो 1 है। यूनिट लेंथ 1 मीटर लेंथ या 1 सेंटीमीटर लेंथ, यूनिट टाइम 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा। जब भी हम यूनिट का वर्ड यूज करते हैं तो हम उस क्वांटिटी को 1 सपोज करते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले तो हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ना जरा। ये देखिए, मैं कहता हूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूं, 4 मीटर्स। अगर मैं 4 मीटर्स ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या यहां से पता चल गया आपको कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? क्या मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूं, क्या मैं वाई एक्सिस में जा रहा हूं, क्या मैं दोनों एक्सिस में जा रहा हूं, या जेड एक्सिस या तीनों एक्सिस में जा रहा हूं? इसका मतलब मुझे इनके साथ कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन हो। वो डायरेक्शन जब लगेगी फिर जाकर ये पूरा वेक्टर बनेगा। तो जो वेक्टर ऐसा मैं लगाऊंगा जो किसी भी चीज की डायरेक्शन शो करता है उसे मैं बोलूंगा यूनिट वेक्टर। अब उसका मैग्नीट्यूड 1 होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर वो मल्टीप्लाई हो गया तो वो उस चीज के मैग्नीट्यूड को छेड़ देगा, खराब कर देगा। तो मैं यहां चाहता हूं एक ऐसी चीज लगाना जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करना हो, मैग्नीट्यूड ना हो उसका, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। वो चीज जो लगाऊंगा मैं, उसे मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर। तो यहां से डेफिनेशन निकलेगी यूनिट वेक्टर की। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? इट इज अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो ये करता क्या है, डायरेक्शन शो करता है किसी भी वेक्टर की। whose मैग्नीट्यूड इज 1 and used to
specify the direction of a given vector, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दो बातें नोट करें, मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका काम क्या है यूज टू स्पेसिफाई दी डायरेक्शन, इसका काम होता है डायरेक्शन बताना, तो इसका काम मैग्नीट्यूड में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग भूल जाएंगे मुझे मालूम है, याद रखिएगा, a unit vector has no unit। क्यों भला? क्योंकि देखिए अगर जो चीज मैंने इधर लगानी है डायरेक्शन के लिए उसका मैग्नीट्यूड हुआ तो वो इसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब कर देगा, अगर उसका यूनिट हुआ तो वो ये ऑलरेडी जो यूनिट लगा उसको भी चेंज कर देगा। उसका काम है डायरेक्शन बताना, तो ना ही उसका यूनिट होना चाहिए ना ही उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मैग्नीट्यूड को भी डिस्टर्ब करेगा। तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका काम डायरेक्शन बताना होता है, लेकिन ये बात बुक ने नहीं लिखी अ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, यूनिट वेक्टर का यूनिट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका काम ही सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, डायरेक्शन बताना। अब जरा देखते हैं, हमें मालूम है कि एक वेक्टर के अंदर भाई दो चीजें हैं। पहली चीज कौन सी है, मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज डायरेक्शन। जब ये दोनों चीजें होंगी फिर ही वेक्टर का मतलब पूरा होगा। अभी अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दूंगा मैं, साथ क्या होना चाहिए उस ए वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाली कोई चीज, उसे मैं लिखूंगा ए हैट। और बेटा यही हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर ऐसे यहां से हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ये देखिए यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा, यूनिट वेक्टर बराबर आएगा, ये ए का मैग्नीट्यूड उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन आपने नहीं भूलनी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को जल्दी से जहन में बिठाएं और फिर मैं आपसे पूछता हूं एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एमसीक्यू। स्टूडेंट्स ये एक एमसीक्यू है, जरा ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू कह रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने पहचान लिया हो ये वही इक्वेशन है जो मैं आपको कह रहा था कि अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अगर आप गौर से दूसरी इक्वेशन देखें तो दूसरी इक्वेशन कहां से आई है, देखो ये मैं उधर लेकर मल्टीप्लाई किया तो यही चीज आ गई, और इसी तरह से जो तीसरी इक्वेशन है वो कैसे आई, इसको ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड किया तो देखो ये चीज आ गई। यानी कि एक्चुअली ये तीनों इक्वेशंस क्या है, डिफरेंट इक्वेशंस नहीं है, एक ही इक्वेशन की डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। तो फिर आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी ऐसी है जो सही नहीं है, कौन सी गलत है, बताएं जरा जल्दी से सोचें। अगर आपने डी ऑप्शन सोचा, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ये तो सारे ही करेक्ट हैं, एक ही इक्वेशन की तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, लेकिन अब इसका आंसर बड़े ही ध्यान से सुनना है। मजे की बात यह है कि इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि अगर मैं पूछूं विच इज नॉट करेक्ट तो सी इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला। आप हैरान होंगे कि सर ये तो एक ही फॉर्मूला की 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं और वो भी सही हैं, ये फॉर्मूला गलत कैसे हो गया। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, देखें ये क्या है, वेक्टर ए, नीचे क्या है यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ही ना। अब मजे की बात है वेक्टर वेक्टर से डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, वेक्टर वेक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता, याद रखेंगे ये बात। तो वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आप देख सकते हैं
कि बज़ाहिर लग रहा है जैसे सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे तो आपको उनमें से एक ऑप्शन सही है। एमसीक्यू जब भी मैं पूछूं बड़ी एहतियात से आंसर देना है, बड़े ही तवज्जो से, क्योंकि हो सकता है उसमें छोटे छोटे अल्फाजों की वजह से भी, चेंज करने की वजह से भी आपका आंसर टोटली चेंज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वापस अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने देखा कि किस तरह से ये फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसको याद रखिएगा। अब हम टॉपिक को मजीद आगे लेकर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने कार्टेशियन सिस्टम आपको सिखाया था, और कार्टेशियन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। देखें, आपका यूनिट वेक्टर ऐसे ही जैसे एक कदम, जब भी मैं चलूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा मैं एक कदम एक्स एक्सिस में ले रहा हूं, वाई एक्सिस में ले रहा हूं या जेड एक्सिस में। तो मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, अगर मैं एक्स एक्सिस में चलूंगा तो मैं अपने उस एक कदम को आई हैट कहूंगा। अगर मैं वाई एक्सिस में चलूंगा तो मैं अपने उस एक कदम को जे हैट, और अगर मैं जेड एक्सिस में चलूंगा तो उस एक कदम को मैं के हैट कहूंगा। इसका मतलब ये जो आई हैट, जे हैट और के हैट, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन आई हैट किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में बताएगा। वाई, जे हैट वाई एक्सिस में, और के हैट जेड एक्सिस में की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। क्योंकि ये एक्सिस को स्पेसिफाई कर रहे हैं, या आपकी मूवमेंट जो है उसमें किस एक्सिस में होगी उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं, आई, जे और के को बोलते हैं स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स। स्पेसिफाइड, ये बुक में वर्ड नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स कौन से? आई, जे और के। और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1। तो इसका मतलब अगर कहीं पर आई हैट लिखा हुआ है, या जे हैट लिखा हुआ है, या के हैट लिखा हुआ है, ये तो यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो इनका मैग्नीट्यूड, ये देखें मैग्नीट्यूड के लिए वर्ड यूज, ये सिंबल यूज करें, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? 1 होगा हमेशा। अब जरा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा। अब होता क्या है कि बच्चे आई, जे और के को यूनिट वेक्टर समझते हैं। गलती वो ये करते हैं, वो सिर्फ इन्हीं को यूनिट वेक्टर समझते हैं। इनके अलावा भी यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। देखो, अगर मैं एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, आर वेक्टर, बेटा अब अगर मैंने इस वेक्टर की डायरेक्शन में जाना है तो मुझे जो एक कदम होगा ना वो एक्स एक्सिस पर होगा ना वो वाई एक्सिस पर होगा, बल्कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में होगा। तो इस डायरेक्शन में भी तो कोई यूनिट वेक्टर हो सकता है ना इसका। इस डायरेक्शन में भी तो एक कदम ले सकता हूं। इसका जरूरी नहीं मतलब कि मैं आई हैट और जे हैट और के हैट तीन ही वेक्टर्स हो, यूनिट वेक्टर्स हो, यानी कि मैं सिर्फ हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ट्रेवल नहीं करूंगा, बल्कि समटाइम मैं किसी एक्स और वाई प्लेन में भी ट्रेवल कर सकता हूं, वाई जेड प्लेन में भी ट्रेवल कर सकता हूं। इस तरह का जो यूनिट वेक्टर होगा आर हैट या एन हैट, ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं। एन हैट को मैं यहां डिस्कस करना नहीं चाहता क्योंकि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक के अंदर। तो बस मैं यहां इतना बताता चलता हूं कि आर हैट और एन हैट ये भी यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन वो तो स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स थे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। ये नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आई, जे और के को तो देखते ही पता चल जाएगा कि वो यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर कोई और यूनिट वेक्टर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो यूनिट वेक्टर है भी या नहीं? तो इसके लिए बड़ा आसान सा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं आपके सामने एक वेक्टर लिखता हूं। वेक्टर है 1/√2 आई हैट प्लस 1/√2 जे हैट। बड़ा खौफनाक सा वेक्टर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं?
अब आप इसको देखना चाहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं, क्या तरीका है आपके पास? अगर खाली आई, खाली जे, खाली के लिखा होता, कंफर्म था यूनिट वेक्टर है। लेकिन आई और जे के इस तरह के कॉम्बिनेशंस यूनिट वेक्टर होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट है, और वो टेस्ट है कि आप उसका मैग्नीट्यूड लो। मैंने अभी बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लो और 1 आंसर आ जाए तो ये यूनिट वेक्टर है, और अगर ना आया तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। इतना आसान सा टेस्ट है। लेकिन आप पूछेंगे सर ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना कैसे है? वैसे ये आर्टिकल हम लोगों ने आगे पढ़ना है, लेकिन यहां तक के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूं कि जब भी आपने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना, आप ये अंडर रूट डालें और इस अंडर रूट के अंदर ये 2 ब्रैकेट्स और उनका स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में जो आई हैट के साथ है वो डालें। आई हैट के साथ क्या है बेटा? आई हैट के साथ तो है 1/√2। जब मैं इधर पुट करूंगा ये आ जाएगा 1/√2। फिर यहां पर जे हैट के साथ क्या है? 1/√2। देखिए जे हैट और आई हैट को नहीं डालना, आई हैट के साथ जो मैग्नीट्यूड है और जे हैट के साथ जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ उनको पुट करना है। और अगर के हैट होगा तो फिर यहां पर आप एक ब्रैकेट डालकर के हैट को भी यूज करेंगे। अब जरा देखिए हमारे पास आर हैट का जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा? 1/√2। बेटा स्क्वायर और अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा। ये भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2। बेटा 1/2 प्लस 1/2 तो 1 नहीं होता, और अंडर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1। इसका मतलब बेटा इस वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया। जरा सोचें, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसे तो हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इसका मतलब अगर मेरे से कोई पूछे ये यूनिट वेक्टर है, मैं कहूंगा यस इट इज अ यूनिट वेक्टर। हाउ आई केम टू नो? मुझे कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, जो कि किसकी पहचान है? यूनिट वेक्टर की। तो इतना आसान है यूनिट वेक्टर्स को पहचानना, अगर आपको कंफर्म नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो अब मैं आपसे लेक्चर खत्म करते करते 2 बातें पूछता हूं, जरा देखते हैं कि आप इनका आंसर दे पाते हैं या नहीं। स्टूडेंट ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा एमसीक्यू है, जरा देखते हैं इसको। कहते हैं विच वन इज अ यूनिट वेक्टर। ये 3 वेक्टर्स दिए हुए ए बी सी ऑप्शन में 3 वेक्टर्स हैं फोर्स के, और वो कहता है इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है। और फिर चौथा ऑप्शन है सारे यूनिट वेक्टर हैं, और ऑप्शन ई है कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं यूनिट वेक्टर देखना है भाई, कैसे पता लगाएंगे कि यूनिट वेक्टर है या नहीं? क्या टेस्ट था यूनिट वेक्टर चेक करने का? याद करें, यूनिट वेक्टर चेक करने का एक टेस्ट था कि आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। लो भाई जरा देखते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है। सर इसको सॉल्व करता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई। याद है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने बताया था, अंडर रूट, और जो आई के साथ है उसका स्क्वायर। आई के साथ है 1/√2 और उसका स्क्वायर। फिर जो जे के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ भी 1/√2 है और उसका स्क्वायर। बेटा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 ये भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, और साथ अंडर रूट, और 1/2 प्लस 1/2 1/√, और इसका मतलब जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ रहा है। अगली बात सुनिएगा जी, दूसरे वेक्टर को जरा देखते हैं जी। दूसरे वेक्टर के लिए भी हम ब्रैकेट डालेंगे, और यहां क्योंकि 3 है तीनों का स्क्वायर लेंगे। आई हैट के साथ क्या है जी? 1/√3। जे हैट के साथ क्या है? 1/√3, और के हैट के साथ 1/√3। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और फिर से हमारे पास बचेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बेटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो 1 आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन बी जो वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। और अब जरा तीसरा देखते हैं, मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। देखें जी, वही फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का। क्या तरीका है मैग्नीट्यूड निकालने का? अंडर रूट जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जो जे के साथ है यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था 10th में, और वो फार्मूला ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आंसर इसका भी 1 आ जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स,
ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, या सारे ही यूनिट वेक्टर्स हैं? तो आप में से ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, बट आपने वो बात फिर से भूल गए हैं जो मैंने बोला था कि आप लोग भूल जाएंगे। तो अब जरा तवज्जो से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपको याद है मैंने आपको बताया था आ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। और आपने नोट नहीं किया, फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखा हुआ है, यहां भी फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखा हुआ है, यहां भी फोर्स का यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन। तो जब भी यूनिट लिखा हो तो यूनिट वेक्टर का तो यूनिट हो ही नहीं सकता। तो बेटा इसमें हमारा आंसर क्या होगा? नन इज द यूनिट वेक्टर, इनमें से कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं है। हां, अगर ये इस तरह से होता कि यहां भी n ना लिखा होता, यहां भी n ना लिखा होता, यहां भी n ना लिखा होता, फिर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है और यूनिट भी नहीं है, फिर हम कहते कि ऑल आर यूनिट वेक्टर। तो थोड़ी थोड़ी डिटेल, छोटी छोटी डिटेल भी देखना बहुत जरूरी है, फिर जाकर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे।